हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। सर, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझते हैं। आओ सर, इजी है क्या? अगर समझे तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझे और माइंड में बैठा लिया कि ये तो टफ चैप्टर है, टफ चैप्टर है, टफ चैप्टर है, तब टफ लगेगा। बस देखने में वॉल्यूम बड़ा है, बट एक्चुअल में है सबसे ज्यादा इजी। बिकॉज सबसे ज्यादा इजी कैसे सर? आप ना जब भी घर से बाहर निकलते हो तो हर जगह बिजनेस ही तो देखते हो। घर से बाहर निकले, शॉप देखी, इधर गए मॉल देखा, पिक्चर हॉल गए, होटल गए, सारे बिजनेस के अकाउंटिंग ही तो है। बैंक में गए, बैंक भी बिजनेस कर रहा है। आपके लिए सैलरी है, टैक्स वो हो सकता है टफ, बिकॉज आप उससे फैमिलियर नहीं हो, बट आप हर जगह बिजनेस देखते हो भाई, हर जगह बिजनेस देखते हो। आपके घर में बिजनेस चल रहा होगा, तो आपके लिए सबसे इजी यही टॉपिक बनता है। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें किस मुद्दे पे बात करता है सर। इलस्ट्रेशन बोलता है कि मिस्टर एक प्रोपराइटर है जो कि इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज आदमी है ये, और फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इसने कुछ पर्टिकुलर्स बताए। ठीक है, चलिए सर, कुछ पर्टिकुलर्स बताए हैं। चलिए, पूछ क्या रहा है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अज्यूम दैट ऑल द असेट्स वर परचेज्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अगर असेट्स अकाउंट पे चेक से परचेज हुई होती है तभी वो एडमिसिबल है और उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है सर, बट सर ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है सर? आइए आइए सर, डेप्रिसिएशन होता क्या है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। लॉजिक लगाएं सर? बिल्कुल लगाएंगे सर। सर, फिक्स्ड एसेट के एक्सपेंस तो हो रहे हैं ना, एक मैंने एक लाइन लिखी है, फिक्स्ड एसेट के एक्सपेंस तो हो रहे हैं ना। मतलब सर देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, मैंने ये स्टूडियो बनाया, मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो सर क्या इसके मेरे ऊपर एक्सपेंसेस नहीं कर रहा मैं? आप बताइए सर, क्या इसके एक्सपेंसेस मैं नहीं कर रहा हूं? जल्दी बोलो भाई, इसके एक्सपेंसेस क्या सर मैं नहीं कर रहा हूं? बिल्कुल सर, इसके एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसके एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं। हाँ सर, इसके एक्सपेंसेस कर रहे हैं सर। हाँ, मतलब मेरा जो स्टूडियो बनाने का खर्चा लगा था ना सर, स्टूडियो जो बनाया सर, मैंने जो लैपटॉप लिया उसका खर्चा आया है ना सर, जो मैंने कैमरा लिया उसका खर्चा तो आया है ना। हाँ सर, इसके खर्चे आए हैं। साथ साथ सर कुछ और भी खर्चे आ रहे हैं। क्या खर्चे आ रहे हैं सर? इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लाइट्स यहां जल रही हैं, इंटरनेट, ये खर्चे सर। सर स्टाफ का खर्चा, स्टाफ की जो सैलरीज जाती है सर, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, सर ये खर्चे भी तो हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ सर, हो रहे हैं। तो बताओ, जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या बताते हैं सर? ओ बाबू लोग, अकाउंट तो पढ़े हो ना? जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पीएल के अंदर आप क्या डालते हो सर? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा डाल देते हो, इंटरनेट का खर्चा डाल देते हो, स्टाफ की सैलरी डाल देते हो, अदर रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे हैं वो तो डाल देते हो। बट क्या कभी टू बिल्डिंग डाला है क्या? नहीं डाला है सर। अब मैंने क्या कभी अपना टू स्टूडियो हम डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं सर। इस स्टूडियो को बनाने में मेरे 10 लाख रुपए खर्चा हुए, क्या हम टू स्टूडियो खर्चा डाल देंगे क्या पीएल में? अलाउड ही नहीं है सर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है? हाँ सर, तो क्या करें? खर्चा तो हुआ है और प्रॉफिट से उस खर्चे को चार्ज भी करना है, तो क्या करें सर? तभी हम बोलते हैं फिक्स एसेट के एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं ना। बताओ भाई, हो रहे हैं ना एक्सपेंसेस? हाँ। क्या ये खर्चा एक सब्सटैंशियल खर्चा, बड़ा अमाउंट हो रहा है, ह्यूज अमाउंट हो रहा है, और रियलिटी में होता ही है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ये तो हो रहा है। तो हाउ टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? कैसे इसको प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज कर सकते हैं हम? सर, हम सिस्टमैटिक वे में चार्ज करेंगे। एक सिस्टम बताया हमने, इनकम टैक्स एक्ट एक सिस्टम बताता है, उस सिस्टमैटिक वे में चार्ज करेंगे, और उस सिस्टम का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको चार्ज करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में चार्ज करते हैं, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके सर, देखो मैंने बता दिया कि फर्नीचर हुए, कंप्यूटर हुए, प्रिंटर हुए, मशीनरी हुई, बिल्डिंग हुई, या फिर जेनसेट वगैरह कुछ हुआ, जनरेटर है ये,
ये सब आपके असेट्स हुए हैं। इनके ऊपर क्या लग जाएगा, बोलो बोलो बोलो, इनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हुई या एम्प्लॉय की सैलरी है, रेंटल है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे, ये डायरेक्ट पीएल से जाते हैं। जबकि अगर आपने कोई मशीनरी 10 करोड़ की खरीदी तो वो 10 करोड़ की मशीनरी डायरेक्ट पीएल से कभी भी नहीं जा सकती बेटा, डायरेक्ट पीएल से कभी भी चार्ज नहीं की जा सकती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। सर हाँ, आपने क्या बोला अभी, एक सिस्टमैटिक वे में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो सर असेट तो 50 तरह की होती है, क्या सबके लिए एक ही रास्ता अपनाएंगे? सबके लिए एक ही रास्ता अपनाएंगे? मैंने क्या बोला, देखो देखो देखो, सिस्टमैटिक वे में, तो क्या सबके लिए हम एक ही रास्ता अपना दें? क्योंकि सारी असेट तो एक तरीके की नहीं होती हैं। ओके, तो असेट कितनी तरह की होती है बेटा, ये बताओ, असेट कितने तरह की होती है? आप बोलोगे ओके सर, इधर आइए सर, आप इधर आइए पहले तो, सर पहले तो आप इधर आइए। असेट देखिए कितने तरह की होती है सर। असेट्स में ना सर दो पार्ट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे 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 वाले पार्ट सर। एक होती है सर टेंजिबल असेट, और सर एक होती है इनटेंजिबल असेट। सर इनटेंजिबल असेट क्या होती है, पहले हमको ये बताओ। सर इंटेंजिबल एसेट वो होती है ना सर जिसको हम देख छू नहीं सकते, ओके हम यहाँ पे ऐसे छूने की कोशिश कर रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, वो होती है इंटेंजिबल एसेट। क्या मजाक कर रहे हो सर, 11th 12th में पढ़ा था। हाँ याद है ना, इंटेंजिबल एसेट, जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, लाइसेंस हुआ, फ्रेंचाइजीज हुआ। तो इनटेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज अलग तरीके से किया जाता है, और यहाँ सिस्टमेटिक वे, अलग तरीके का मतलब है अलग रेट से चार्ज किया जाता है। सर जैसे कि अगर आपने 100 करोड़ की कोई इंटेंजिबल एसेट ली है, तो 100 करोड़ के इंटेंजिबल एसेट पे 25% इस साल चार्ज किया जाएगा। उसके बाद बचा 75 करोड़, तो उसका 75 करोड़ अगले साल चार्ज किया जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट हुआ 75% अगले साल चार्ज किया जाएगा। इस तरीके से उसको चार्ज किया जाता है। इस तरीके से चार्ज किया जाता है कि 25% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस चार्ज किया जाता है। इसलिए मैंने याद किया यहाँ पे कि भाई इस तरीके की जो इनटेंजिबल एसेट होती है, माना जाता है उसकी लाइफ बहुत कम है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन रेट चार्ज किया जाता है। सुनो, इंटेंजिबल एसेट की मान्यता है कि लाइफ कम है, इसलिए ज्यादा रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसलिए जब उसको प्रॉफिट से जो सिस्टमैटिक वे में चार्ज किया जाता है, माना गया कि इस एसेट की लाइफ ही कम है, तो ज्यादा ज्यादा चार्ज कर लो ना, इसलिए 25% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाता है। लेकिन सर जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो भी सर कुछ इनटेंजिबल एसेट से तो जनरली ज्यादा लाइफ क्रिएट करती है। पर अब टेंजिबल एसेट क्या होती है? सारी एसेट जिनको हम देख छू रहे हैं सर टेंजिबल एसेट है, बट उसमें भी क्लासिफिकेशन है ना बेटा। ये लकड़ी का एक टेबल, और ये मेरा जो स्टूडियो है, ये मेरा जो लैपटॉप है, ये मेरा जो कैमरा है, ये सारे टेंजिबल एसेट हैं, लेकिन सबकी लाइफ वैल्यू अलग अलग है ना। टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाए तो कुछ सिस्टम्स, हमारे कैमरे या सॉफ्टवेयर मतलब वैल्यूलेस हो सकते हैं। ये टेबल 10 साल बाद खराब हो सकती है, ये बट ये जो बिल्डिंग है जो 20 साल तक चलेगी चलेगी, 50 साल तक तो चलेगी चलेगी ना। ओ सर, मतलब टेंजिबल असेट में भी हमें देखना पड़ेगा हर असेट के लिए अलग अलग। हाँ, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं टेंजिबल असेट को। देखो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं टेंजिबल असेट को। किन 3 पार्ट्स में सर, किन 3 पार्ट्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचेंगे सर बिल्डिंग्स के बारे में, फर्नीचर के बारे में, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। सर बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर फर्नीचर कुछ भी लगा है, ऑफिस फर्नीचर कुछ भी है, मैंने ऑफिस में टेबल बनाया, डेस्क बनाया, चेयर बनाया, कुछ भी किया, हर एक फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन रेट चार्ज कर लिया जाएगा। हर एक फर्नीचर पे, मान लो 2 लाख का फर्नीचर है, 20,000 रुपए इस साल, 2 लाख माइनस 20,000, अगले साल कितनी वैल्यू आई? 1,80,000, उसका फिर 20%, 36,000, सॉरी उसका फिर 10%, 18,000 रुपए। इस तरीके से 10% डेप्रिसिएशन का रेट लगता है फर्नीचर के ऊपर। इस चीज को याद करना पड़ेगा सर। उसके बाद बिल्डिंग भी तो होती है, बिल्डिंग भी तो होती है सर। मैंने क्या बोला? फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन 3 कैटेगरी में। दिख रहा है क्या ये 3? हाँ सर दिख रहा है। इन 3 कैटेगरी में सर, इन 3 कैटेगरी में हम चार्ज करते हैं। सर हमने आपको फर्नीचर बता दिया, अब बिल्डिंग के बारे में सर। सर बिल्डिंग भी कई तरीके की होती है। क्या मजाक कर रहा हो सर? वो वाली बिल्डिंग जो हम लकड़ी से बनाते हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, फिर एक रेड सैंड ब्रिक है। अरे नालायक, वो नहीं, यूजर के बेसिस पे बिल्डिंग 3 तरीके की होती है। कहा जाता है एक बिल्डिंग होती है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जाती है, एक बिल्डिंग होती है जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन होता है, और एक बिल्डिंग होती है अदर्स। सर ये क्या लिखे हो, ये हमें समझ में नहीं आया। सर आपने बोला, अभी सुनो सुनो सुनो, इधर नालायक बच्चों मेरे इधर आओ। सर आपने बोला बिल्डिंग मतलब रेसिडेंस, ठीक है, तो मैं भी तो अपने घर में रहता हूं, क्या मेरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे मैं अपने मकान के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां रेसिडेंस का मतलब है वो वाली बिल्डिंग जो बिजनेस के अंदर
बिजनेस के एम्प्लॉयज के रहने के लिए यूज हो रही है, वो वाली बिल्डिंग जो बिजनेस के अंदर बिजनेस के एम्प्लॉयज के रहने के लिए यूज हो रही है। एज लाइक, कहां गए जी, एज लाइक बेटा यहां पे कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री बिरला की है, ठीक है, बिरला साहब की है, बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, 1 एकड़ में फैला है। तो इसका जो सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर जो है ना, वो सुपरवाइजर इस प्लांट के अंदर ही रहता है, डे नाइट रहता है। रात में इसके सोने के लिए यहाँ पे इसका कॉटेज बना है, 2 BHK का एक फ्लैट बना पड़ा है, 2 BHK में अपनी पति पत्नी बच्चे रहते हैं। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ना, जो एम्प्लॉय सुपरवाइजर के रहने के लिए यूज हो रही है, उसके ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन सर कुछ बिल्डिंग टेम्परेरी बनती हैं, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, मतलब आपने बहुत बार देखा होगा जब कोई हाईवे बन रहा होता है, जनरली आप लोग जब अपने घर वर बनवाए होंगे या आसपास घर बने होंगे तब भी देखा होगा, जब एक घर भी बनता है ना या हाईवे बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लेबर लोग जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो टीन शेड का एक घर बना रहे होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा टीन शेड का एक घर बना रहे होते हैं, कभी सीमेंट रखने के लिए बना देते हैं, कभी खुद रहने के लिए बनाते हैं, एक टेंट हाउस टाइप का बनाते हैं, पूरा टीन शेड वगैरह का। फिर जब काम हो जाता है तो उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उसके ऊपर इन्होंने बोला 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम करिए। अगर 100 रुपए का घर बनाया तो 40%, 40 रुपया डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लीजिए। ठीक है सर। सर लेकिन टेम्परेरी है तो इस पे तो 100% चार्ज होना चाहिए ना। ये आर्गुमेंट आप नहीं कह सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसा आर्गुमेंट कहने का, बिकॉज आप लॉ पढ़ रहे हो बेटा, जो इस लॉ की बुक में लिख दिया गया ना वही होगा। लॉ की बुक में अगर लिखा है 40 तो लगाओ 40, ये मत कहो क्यों लिखा है 40। पहली बात को समझो, आप लॉ समझने, अंडरस्टैंड करने और अप्लाई करने के लिए आए हो, लॉ मेकर नहीं है आप। यार क्या सोच के आपने 40 कह दिया मीन्स कह दिया। ओके सर। तो फर्नीचर पे पता चल गया 10%, बिल्डिंग पे पता चल गया 5% होती है, रेसिडेंस वाले पे, टेम्परेरी वाले पे सर होती है 40%, और इसके अलावा जो भी बिल्डिंग बची उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सर बची ही क्या, अरे भाई मेरा ये स्टूडियो बस तो गया, ये मेरा तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना प्रेमाइस, सर बच गया, फैक्ट्री बच गई सर, सर ऑफिसेस बच गए, ठीक है, तो उन सभी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सर अब जो बात करें ना हम प्लांट एंड मशीनरी की, सीमेंट बना रहे थे ना अभी, तो सीमेंट के लिए सीमेंट वाला बड़ा बड़ा प्लांट भी तो लगता है दोस्त। हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी में जो मशीनरी होती है, जनरली लिखा होगा अगर प्लांट एंड मशीनरी, तो उस पर 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। कितने परसेंट का? 15, बोलो 15, 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, एयरक्राफ्ट, बुक्स चाहे एनुअल पब्लिकेशन की हो, एनुअल पब्लिकेशन मतलब कुछ बुक्स एक साल ही चलती हैं, जैसे आपका एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, कुछ बुक्स होती है जो भाई चलती ही रहती हैं, 10 साल तक खराब नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो बुक्स कोई भी हो, चाहे एनुअल पब्लिकेशन या अदर बुक्स, या पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, या तो फिर विंडमिल जो कि 1 अप्रैल 2014 के बाद इंस्टॉल हुई है, इन सभी के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट, बुक्स, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और विंडमिल जो 1/4/2014 के बाद लगी हो। अदर असेट्स को हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि अदर असेट्स पे कितना कितना डेप्रिसिएशन रेट लगता है। अभी हम समझ गए डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्यों लगता है, किन असेट्स पे लगता है और किस हिसाब से, किस रेट से लगता है। ठीक है सर, इस बात को समझिए। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सर। क्या बताना चाहोगे कि जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो किस बेसिस पे डेप्रिसिएशन को आप क्लेम करते हैं सर? जब भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं किस बेसिस पे क्लेम करते हैं बताइए सर। हाँ सर, हाँ सर, जब आप डेप्रिसिएशन इस इनकम टैक्स एक्ट 2020 2000 नहीं 1961 इनकम टैक्स एक्ट आप जब डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, तो यू ऑलवेज कैलकुलेट असेट्स ब्लॉक वाइज, नॉट एन इंडिपेंडेंट असेट। ऐसा नहीं तो कोई घर नंबर 1 का डेप्रिसिएशन इतना, घर नंबर 4 का डेप्रिसिएशन इतना, घर नंबर 8 का डेप्रिसिएशन इतना ना, हाउस रेसिडेंट पर्पस के लिए यूज होने वाले का डेप्रिसिएशन इतना, मतलब आप एक ब्लॉक वाइज कैलकुलेशन करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, आप कभी भी इंडिपेंडेंट असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग अलग क्लेम नहीं करते, आप ऑलवेज ब्लॉक वाइज कैलकुलेशन करते हो कि ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। सर ये ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? हाँ हाँ बोलो बोलो भाई, ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सेम नेचर की असेट है और वो सेम रेट पे भी है, तो उसको एक ब्लॉक में डाल दो। मतलब मान लीजिए सर, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, सॉरी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग यूज हो रही है, 5 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5, और ये पांचों क्या है? पहली बात तो 4 5, ये पांचों बिल्डिंग है,
ये पांचों बिल्डिंग है और ये पांचों रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए यूज हो रही है, तो इसका ब्लॉक 1 बना दो। ब्लॉक नंबर 1 सेम नेचर, सब बिल्डिंग है और सब एक ही रेट से टैक्सेबल हो रही है। दूसरा, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको बताएं, एग्जांपल के तौर पे सर मान लीजिए, सर हाँ यहीं पे बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये फर्नीचर 10% और बिल्डिंग भी 10% है, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक ऑफिस है, ये ऑफिस है, मेरा ऑफिस है 2000 स्क्वायर फीट का, ठीक। 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है जिसको मैंने 2 करोड़ रुपए में परचेज किया है। और सर ये फर्नीचर है मेरा 40 लाख रुपए का फर्नीचर है, ठीक। दोनों का रेट कितना है? 10%। दोनों डेप्रिसिएशन रेट 10% है, बट दोनों का रेट सेम है, बट नेचर सेम नहीं है। एक बिल्डिंग है, एक फर्नीचर है, इसलिए इन दोनों कभी एक ब्लॉक में नहीं रखेंगे, इन दोनों को अलग अलग ब्लॉक में रखा जाएगा। भले उस ब्लॉक में एक ही एसेट रहे, फर्नीचर भले एक ही एसेट हो, बट उसको एज अ ब्लॉक ट्रीट किया जाता है, इंडिविजुअल एसेट नहीं ट्रीट किया जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी ब्लॉक बनाओगे तो सेम नेचर की भी एसेट होनी चाहिए, सेम रेट की भी एसेट होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग है तो सब बिल्डिंग में, मान लो 5 बिल्डिंग है, 3 5% से डेप्रिसिएशन वाली है, 2 10% से है, तो 3 जो 5% से होने वाली है उसको एक ब्लॉक बना दो, और जो 2 बिल्डिंग 10% से होने वाली है उसका एक ब्लॉक बना दो। तो ये 5 असेट्स 2 ब्लॉक में डिवाइड हो जाएंगी। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में भी करते हैं, 15% वाली का अलग ब्लॉक, 40% वाली का अलग ब्लॉक। उसी तरीके से कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी में ही कंप्यूटर भी तो आ गए। उसी तरीके से फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कि नहीं है, फर्नीचर का अलग, मतलब एक तरीका है। क्या क्या सेम नेचर होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए और सेम रेट होना चाहिए, ठीक ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बेसिस पे आप ब्लॉक बनाते हैं। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर। सर एक और क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन पूछोगे आज तुम लोग, ये मुझे बताओ। सर कितने क्वेश्चन पूछोगे? सर जितने आप बोलोगे। देखो सर, डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज है? आपने हमको बता दिया, जैसे बिल्डिंग के ऊपर 10%, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, अमाउंट क्या लिखेंगे, किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं सर डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं, ये कौन बताएगा? सर किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं सर डेप्रिसिएशन, मतलब क्या किस अमाउंट पे, हम कैसे मान जाएं कि किस असेट की कीमत कितनी है? तो सर बिल देखो ना, कितने रुपए में खरीदे थे। मैं बोलता हूँ कि इस फर्नीचर के ऊपर 50 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था, इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, कैसे मान जाए सर? बिल देखो ना, मतलब किस कीमत पे लगाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी। एसएससी को जितने की कॉस्ट पड़ी होगी उस कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो? ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, कॉमन सेंस की बात तो है, लेकिन एक क्वेश्चन की बात ये है कि एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलता है। एग्जामिनर पता है क्या गेम खेलेगा? एग्जामिनर बोलेगा कि एसएससी ने असेट को 2 करोड़ में खरीदा था, जबकि उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 18 करोड़ रुपए है। आप सोचोगे, आप हो जाओगे कंफ्यूज, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। आप कहोगे 1.8 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगेगा, जबकि 18 करोड़ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मार्केट वैल्यू कुछ भी उससे मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन लगता है एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी पे, 2 करोड़ की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर डेप्रिसिएशन लगाना है तो देखो कि भैया एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी क्या है, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, मार्केट वैल्यू से कभी मतलब मत रखिएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब दूसरा खेल होगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया कॉस्ट पे, पॉइंट नंबर 1 आपने पढ़ा कॉस्ट पे, पॉइंट नंबर 2 पे आप पता क्या पढ़ोगे? यूज, मतलब सर पॉइंट नंबर 3 होगा डेज, जिन चीजों पे आपसे गलतियां करवाएगा इंस्टीट्यूट और क्वेश्चन पूछेगा। यूज और डेज से सर आपका क्या मतलब है, जानते हो क्या? इधर आओ, हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एक्सपेंस तो हो रहा है, सब्सटेंशियल एक्सपेंस भी है, हाउ टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट कैसे चार्ज करें। ये लाइन मैंने लिखी है ना यहाँ पे। हाँ सर ये लाइन तो आपने लिखी है, इसका क्या मतलब? अज्यूम करो ना बेटा, मैंने एक असेट ली, मैंने एक असेट ली, ठीक है, मैंने एक असेट ले ली है, ये वाली असेट ली है। इस असेट को हम परचेज किए हैं, इस असेट को हम परचेज किए हैं 31 जनवरी 2019 में, ठीक। बट परचेज कर लिए, फैक्ट्री में आ गए, बट इस असेट को हम यूज ही नहीं कर रहे। अब बोलो, अब बोलो, असेट को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 बीत गया, अब 31 मार्च 2020 बीत गया, 31 मार्च 2021 बीत गया, 31 मार्च 2022 खत्म होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए क्या करें? सर पता है आपको ना, कभी डेप्रिसिएशन इसका मिलेगा ही नहीं।
गवर्नमेंट सीधी कहती है, इनकम टैक्स एक्ट सीधा कहता है भाई हम आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला ना, अगर वो आपकी असेट बिजनेस में यूज हो रही हो तो उसके खर्चे को सिस्टमैटिक वे में चार्ज करते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट का एक्सपेंस हो रहे हैं तब करते हैं ना। यहाँ पे तो आपने फिक्स एसेट खरीद के रख दिए, केवल इसका यूज ही नहीं कर रहा हो। फिक्स एसेट खरीद के रख दिए भाई, इसका यूज ही नहीं कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करना था। ये तो एज लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया ना, खरीद के रख दिए, यूज नहीं कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टीट्यूट अगेन आपके साथ गेम खेलता है, आपको कहेगा परचेज डेट देगा और यूज की डेट देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ यूज। क्या होगा? आपको परचेज एंड पुट टू यूज देखना पड़ेगा। पुट टू यूज, किस दिन पुट टू यूज करो, जिस दिन पुट टू यूज करोगे ना उसी दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। परचेज की डेट से कोई मतलब नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। आपका सर एक नया क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट पे मैंने बात कर लिया, यूज पे बात कर लिया, डेज पे आपका एक नया क्वेश्चन आएगा। देखो मैं अभी टर्म्स बता रहा हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट 21 मिनट्स हो गए, 5-6 मिनट और लगेंगे, बट आपका बहुत सा माइंड क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 32 पे जितने क्वेश्चन बनते होंगे ना कहीं सब के सब आपसे एकदम सही होंगे, कुछ गलतियां नहीं होंगी। सर डेज का क्या मतलब है? डेज का मतलब क्या है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया पुट टू यूज की डेट लेते हैं, मैंने अभी आपको बोला ना पुट टू यूज की डेट लेते हैं। अब मान लो, अज्यूम करो, इसी क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, एक आदमी था, उसने असेट खरीद ली। असेट कब खरीदी? सितंबर 2022 को, ठीक है, सितंबर 2022 को खरीद ली। और भाई साहब ये इस ईयर एंड, ये अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया, 15 मार्च 2023 को वो असेट को पुट टू यूज करता है। पुट टू यूज करता है, इस्तेमाल करने के लिए स्टार्ट करता है। यहां पे इसने परचेज किया था। तो सर आप देख रहे हो कि वो के सिर्फ और सिर्फ इस साल में ओनली 15 डेज ही यूज किया। इस साल में ओनली 15 डेज ही यूज किया। अब क्या करें? असेट थी 10 करोड़ रुपीस की और डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। आप कहोगे सर 15 दिन के लिए 1 करोड़ का खर्चा चार्ज करें, क्या ये रीजनेबल है? क्या ये रीजनेबल है? टैक्स प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोग ना ईयर एंड के अंदर हैवी मशीनरी खरीदने लगेंगे। पुट टू, पहली बात हैवी मशीनरी खरीदने लगेंगे और उसको 2 दिन के लिए यूज में भी कर लेंगे कि 10% का खर्चा चार्ज हो जाएगा। तो सर क्या होता है? सर क्या डेज में कैलकुलेट होता है? बच्चे गलती करते हैं टेस्ट पेपर में, मैंने देखा है डेज में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक रूल आता है आपका, उस रूल को सुनो। ये लोग सीधे बोलते हैं, इन लोगों का सीधा बोलना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली बोलता है, हम जो बोले वो मानो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दें क्या कहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा करता है, अगर असेट लेस देन 180 डेज यूज हुई है, तब फिर क्या, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब अगर उस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगने वाला था तो 5% चार्ज करो, 20% लगने वाला था तो 10% चार्ज करो। सीधा बोलती है कि अगर पुट टू यूज, जिस ईयर में पुट टू यूज हुआ, अगर वो 180 दिन से कम यूज हुआ है तो आधे रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बात खत्म। कोई डेज वेज की कैलकुलेशन नहीं करना। अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है तो आधे रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। मतलब क्या है सर? मतलब कि अगर मान लो 180 डेज से कम यूज हुआ है तो 5% की जगह 2.5% से डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, 10% की जगह 5% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, 40 की जगह 20% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करिए इन द फर्स्ट ईयर। इन द फर्स्ट ईयर, अगेन सुन लो, इन द फर्स्ट ईयर। मतलब क्या है सर? मतलब यह कि भाई इस साल 15 ही दिन यूज हुआ, लेकिन जब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक यूज हो चुका होगा नेक्स्ट ईयर में। तब यहाँ पे तो बेटा फुल रेट से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। उस जिस ईयर में पुट टू यूज किए हैं, पहले ईयर में ही तो हम देख सकते हैं ना कि इस ईयर में 180 दिन से कम यूज हुआ या 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ। आप लोग वो मत कैलकुलेट करने लगा कि अरे हमने कोई असेट लिया वो पूरे साल भर में 4 दिन ही यूज होती है, ऐसे नहीं होता। पुट टू यूज हो गई ना, डेली मशीन चल रही है कि नहीं चल रही उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट टाइम पुट टू यूज यहाँ पे हुआ था 15 मार्च 2023 को, और उसके बाद से फिर मान लिया क्या ठीक है भाई डेली मशीन चले ना चले पुट टू यूज हो गई है हमारे बिजनेस के अंदर। तो पहले साल में 180 दिन से कम यूज हुई इसलिए हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और अगले साल से नॉर्मल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी इसमें 2-3 पॉइंट्स और मुझे बताने हैं। पहले बताओ यहां तक की बात दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही है? सर प्लीज मैसेज करो, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर अभी एक रूल और पढ़ो, एक रूल है सुनो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक रूल और दिया है हमको
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता है क्या कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स 1961, कि डेप्रिसिएशन दो ही तरीके से चार्ज हो सकता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV मेथड। इन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को दिया है। पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को दिया है। केवल इन्हीं लोगों के पास ऑप्शन है कि ये चाहे तो SLM लें, चाहे तो WDV लें। ये वाली जो यूनिट है ना, पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चाहे तो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड लें, चाहे तो WDV लें। बाकी जितनी भी बिजनेस होते हैं ना, ऑल अदर एसएससीज जो भी होते हैं भाई साहब, उन लोगों को WDV मेथड ही फॉलो करना पड़ता है। जब आप जाओगे और इन सब चीजों को करोगे तो आप देखोगे कि आप लोग मोस्टली क्लाइंट्स का WDV मेथड फॉलो कर रहे होगे, या 100% क्लाइंट्स का WDV मेथड फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि पावर जनरेशन यूनिट्स भी चाहे तो SLM यूज कर सकती है, बट चाहे तो WDV भी यूज कर सकती है, बिकॉज इसके पास ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन है। और बाकी अदर एसएससीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको WDV ही फॉलो करना पड़ता। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उसके बाद फिर हम एक लास्ट लाइन पढ़ाएंगे आपको। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सर? इसके बाद एक लास्ट लाइन भी पढ़ाएंगे आपको। सर क्लियर हो गया। अब आओ सर, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपने हमको डेप्रिसिएशन का मतलब तो बता दिया, बताया ना? बोलो सच 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 बोलो। हाँ सर बताया और हमको समझ में भी आया, लेकिन सर इन्होंने बोला एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। लो सर जी, डेप्रिसिएशन तो अभी समझ में आया है, पूरे के पूरे 26 मिनट्स लग गए डेप्रिसिएशन समझने में। अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? अलग से भी कुछ मिलता है क्या? हाँ, लेकिन सबको नहीं मिलता, स्पेशल चीजें हर किसी को नहीं मिलती, अलग से कुछ भी मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? आइए आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखो बिजनेस कैसा होता है, आपने बिजनेस को समझा कि नहीं समझा? कितने प्रतिशत भारतीय बिजनेस के बारे में जानते हैं? 100% भारतीय। बिजनेस सर कैसे कैसे हो सकते हैं बताओ? बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है? सर हाँ, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप किसी सामान की, किसी भी गुड्स को बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर एक होता है रिटेलर का बिजनेस, रिटेलर डिपार्टमेंटल स्टोर खोले होते हैं। सर एक होते हैं ट्रेडर्स, होलसेलर, सप्लायर। एक होता है सर सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर्स। हाँ सर ये सब होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो सर मैंने अभी बोला ना, डेप्रिसिएशन सबको, लेकिन एडिशनल चीज कुछ स्पेशल लोगों को मिलती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। बाकी ट्रेडर को, रिटेलर को या सर्विस प्रोवाइडर को कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इनको केवल 32 वाला सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कहीं से भी इनको नहीं दिया जाता। सर मैन्युफैक्चरिंग को एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों मिलता है? 4 मिनट, 2 या 3 मिनट की बात है, सुन लो। सर मैन्युफैक्चरिंग को एडिशनल डेप्रिसिएशन इसलिए मिलता है बिकॉज इंडिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाइना कैसे हब बना पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना कितना ग्रो कर गया, इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना चाहते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। भाई यहाँ पे बनाओ, यहाँ बन जाएगा, यहीं कंज्यूम हो जाएगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा बन जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, डॉलर्स आएंगे, तो बस बना दो तुम लोग ठीक है। तो ये चाहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस को हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे दे सकते हैं? हम बेनिफिट देंगे कि उनके कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर दें, कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर दें, जो कि जनरली आप देख रहे हो कम है, या उनका प्रॉफिट ही कम आए, ऐसा कुछ कर दें। तो प्रॉफिट कम आए तो क्या कमाने ना दें? नहीं नहीं, खर्चे बढ़ा दो, कमाने से मत रोको, खर्चे बढ़ा दो। मतलब अगर आपको पता है तो सर जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम किए 2 रुपए और टू एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 रुपए क्लेम कर दिए, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, P&L अकाउंट के इसी साइड में नेट प्रॉफिट आता है ना, तो मतलब प्रॉफिट भी तो 1 रुपए से कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप उसको कुछ एडिशनल खर्चा दे दोगे तो प्रॉफिट तो अपने आप कम हो जाएगा। और पैसे भी, डेप्रिसिएशन का खर्चा किसी को देते तो है नहीं, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये टेबल खरीद ली, मैंने पैसा दे दिया, अब हम जबरदस्ती खर्चा कर नहीं रहे, लेकिन खर्चा प्रॉफिट से चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे एक एडिशनल खर्चा दिया जाता है केवल अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और इसका एक फिक्स रेट है, दैट इज फिक्स रेट इज 20% ऑफ एसेट वैल्यू। असेट वैल्यू, असेट वैल्यू का 20%, चाहे जो भी असेट आपने ली है उसका 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। कब मिलता है? हर साल नहीं, ओनली 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 वन टाइम मिलता है, इन फर्स्ट ईयर। वन टाइम ही ये मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज।
इन फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज, वन टाइम मिलता है इन फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। इतना क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। सर एक चीज और समझो सर, ये क्या ऑल एसेट्स में मिलता है? एक सेकंड यहाँ पे आओ। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है सर? ऑल एसेट्स पे मिलता है। जी हाँ, लेकिन चार एसेट्स को छोड़ के ये आपको मिलता है ऑल एसेट्स पे। एक सेकंड लिख लो बेटा, ऑल एसेट्स पे मिलता है एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन। ऑल एसेट्स पे मिलता है एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलता है, सभी एसेट में मिलता है, चार एसेट्स को छोड़ के। बस यही चार नाम याद रख लोगे ना, उसके बाद तुमको पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। ऐसे ऐसे चुटकियों में होगा पूरा चैप्टर। कौन सी चार एसेट सर बताइए? सेकंड हैंड एसेट, सेकंड हैंड मशीनरी को छोड़ के, सेकंड हैंड मशीनरी को छोड़ दो। सेकंड हैंड मशीनरी के ऊपर कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। उसके अलावा सर शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स पे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता। शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता। इन चार ही एसेट्स पे नहीं मिलता है, ये रूल है, ठीक है? व्हीकल पे नहीं मिलता। उसके अलावा सर अब देखो, आपने सेकंड हैंड गुड्स पे नहीं दिया, सेकंड हैंड मशीनरी पे नहीं दिया, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं दिया, या फिर कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जो ऑफिस में इंस्टॉल होने वाली है। मतलब एनी एसेट विच इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। मतलब क्या है सर? इंस्टॉल्ड इन ऑफिस मतलब क्या है सर? इसका मतलब मैंने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर को ऑफिस में लगा दिया, नहीं मिलेगा। मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को फैक्ट्री में लगा दिया, मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मैंने कोई असेट खरीदी है और उसको अपनी ऑफिस में लगाया तो ऑफिस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर का भी तो फैक्ट्री भी होती है और ऑफिस भी होता है बेटे। मैन्युफैक्चरर के पास फैक्ट्री भी होती है और ऑफिस भी होता है। उसने एसेट खरीदी और अगर ऑफिस में लगाया तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई भी एसेट हो। लेकिन अगर वो एसेट खरीदी उसको फैक्ट्री में लगा दिया तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं ना। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना खर्चा किए अलाउड करेंगे, फैक्ट्री में कुछ भी लगा एसेट उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने किसी भी एसेट को ऑफिस में लगाया है, भले ही आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हो, कहीं भी कुछ भी करो, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है? चौथा क्या करते हैं कि कुछ कुछ प्लांट और मशीनरी ऐसी होती है ना जिसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी इन विच 100% डिडक्शन अलाउड, जिसके ऊपर 100% डिडक्शन ऑलरेडी मिल जाता है, 100% जिसको पीएनएल अकाउंट से चार्ज किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्लांट एंड मशीनरी होते हैं जिसको जितने में खरीदे ना 100% पीएल से चार्ज कर सकते हैं। जब ऑलरेडी 100% चार्ज कर दियो तो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इन चार एसेट्स को छोड़ के सभी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है टू द मैन्युफैक्चरर। ओके सर, लेकिन अगेन एक हैक है बेटा, अगेन लास्ट, एकदम एकदम लास्ट पॉइंट, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं। सुन लो बेटे, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। अरे यार तुम लोग का रेगुलर बैच है, ये रेगुलर बैच नहीं है, मतलब अभ्यास कर लीजिए फिर भी। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, लास्ट है सर। आपने हमको क्या पढ़ाया कि हो सकता है हम लास्ट में यहाँ पे भी कैलकुलेट कर दें, हम इस असेट को भी 180 दिन से कम यूज करें, डेज वाली बात जो सर आपने बताई थी ऊपर, इस असेट को भी 180 दिन से कम यूज करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से मिलेगा क्या? हाँ, हाँ। यहाँ पे भी अगर लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से मिलता है, ठीक है? ठीक है सर जी। सर लेकिन ये तो आपने बोला वन टाइम मिलेगा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज, ये चीज दिख रही है ना, वन टाइम मिलेगा इन आपने बोला सर वन टाइम मिलेगा इन द ईयर ऑफ परचेज। हाँ मैंने बोला बेटा। तो सर एक बात बताइए ना, सर एक बात बताइए, मान लीजिए सर 20 करोड़ की कोई मशीनरी खरीद रहा है, उसको उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? 15%। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है 20%। 20% मतलब सर होता है कितना? 4 करोड़ रुपए। हाँ सर 4 करोड़ रुपए उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है। सर मान लीजिए अगर वो 15th ऑफ मार्च को मशीनरी खरीदेगा तो आपने बोला उसको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपने क्या बोला? उसको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये तो सर मिल जाएगा उसको 15%, मतलब कितना, मतलब 3 करोड़ रुपए का सर डेप्रिसिएशन तो उसको मिल जाएगा पूरा का पूरा, चाहे वो सॉरी 3 करोड़ का नहीं मिलेगा, वो भी उसको हाफ रेट से मिलेगा। सर उसको 15% की चिंता नहीं है क्योंकि उसको अगले साल तो मिलता ही मिलता है 15%। लेकिन ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये केवल एक ही बार मिलता है जिस ईयर में परचेज करते हैं। सर उसको 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अभी आपने बोला कि अगर 180 दिन से कम यूज होगी वो असेट, मान लीजिए 15 मार्च को खरीदा, 15 मार्च को ही पुट टू यूज भी कर लिया तो भी सर 180 दिन से कम यूज होगा। तो सर यहाँ पे उसको केवल और केवल 20 इसका आधा मतलब 10% ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 2 करोड़ ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा।
2 करोड़ का तो लॉस हो गया ना। तो सर आपको नहीं लगता कि लोग मशीन खरीदना अवॉइड कर जाएंगे? आधा साल बीत जाने के बाद जब केवल 180 दिन से कम बचे हो तो लोग मशीन खरीदना ही अवॉइड कर जाएंगे। टॉम मेकर्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमको हम आधा इस साल अलाउड कर दे रहे हैं और आधा नेक्स्ट ईयर। जो 10% बच गया ना, जो इस साल अलाउड नहीं हो पाया, उसको हम अगले साल अलाउड कर देंगे 2 करोड़ रुपए। तो तुम मशीन खरीद लो। तुमको 4 करोड़ का बनता था। अगर तुमने पूरा इस साल मशीनरी को 180 दिन या उससे ज्यादा यूज करते तो तुमको 20% के हिसाब से 4 करोड़ का डेप्शन मिलता। हम 2 करोड़ इस साल अलाउ कर रहे हैं क्योंकि तुमने 180 दिन से कम यूज किया। 2 करोड़ अगले साल अलाउ कर देंगे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, एडिशनल डेप्शन केवल वन टाइम मिलता है, फर्स्ट टाइम मिलता है, और 20% का फ्लैट रेट है उसके ऊपर। अगर 180 दिन से कम यूज किए तो वो भी आधा हो जाएगा, 180 दिन से ज्यादा यूज किए तो वो 180 दिन से ज्यादा यूज किए तो पूरा पूरा ले लो, 180 दिन से कम यूज किए तो आधा इस साल लो, बचा हुआ आधा अगले साल मिल जाता है। इतना क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है, हो चुका है सर। अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह गया सर, हो चुका है सर, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह गया है और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। एक जगह आपको कंफ्यूजन आ सकती है, बट हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे आगे कहीं चल के। वो कंफ्यूजन क्या आ सकती है, चलो बता देते हैं। ये याद रखना नालायक लोग, एडिशनल डेप्रिसिएशन का हाफ करंट ईयर में मान लो मिल रहा है, तो रिमेनिंग हाफ नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है। अभी बताएं, 10% इस साल मिला, 10% अगले साल मिल जाएगा। नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन होता है ना, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है, उसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। इस साल अगर हाफ मिल गया तो अगले साल ऑटोमेटिकली फुल मिल जाता है, उसके बाद फिर मिलेगा, उसके बाद फिर मिलेगा। डेप्रिसिएशन तो हर साल मिल रहा है ना, इसलिए आपको कुछ लॉस नहीं हो रहा था। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल एक बार मिल रहा था, इसलिए आधा मिलने पे लॉस हो जा रहा था, इसलिए लॉस ना हो नेक्स्ट ईयर उसको दे दिया गया, बचा हुआ था नेक्स्ट ईयर दे दिया गया। बट डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है, इसलिए वहां कहीं लॉस होता ही नहीं है। क्लियर हो गई हो तो बात ठीक है, वरना ये रेगुलर बैच नहीं है कि बहुत डिटेल कर पाए। सर एकदम लास्ट बात जिसमें कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार लगातार बोल रहे हैं कि अगर कोई असेट हमने 180 दिन से कम यूज की तो उस पर आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर मैन्युफैक्चरर है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता है वो भी आधा मिलेगा। लेकिन कौन सी डेट आएगी सर कि हम 180 दिन से कम यूज कर रहे हो? पुट टू यूज। चलो, हमने क्या बोला? पुट टू यूज 180 दिन से कम ना, पुट टू यूज, ठीक है। पुट टू यूज, मान लीजिए सर अगर हमने असेट जनवरी का, अगर हम बोलते हैं मार्च का 31 दिन प्लस जनवरी का 28 दिन, सॉरी मार्च का 31 दिन प्लस फरवरी का 28 दिन प्लस जनवरी का 31 दिन प्लस दिसंबर का 31 दिन प्लस नवंबर के 30 दिन प्लस, यहां तक जोड़ो, नवंबर के 30 दिन। उसके बाद कितने दिन बचते हैं कि वंस पुट टू यूज 179 डेज ही रह जाए? कितने दिन बचते हैं? उसके बाद तुम्हारे बचते हैं 28 दिन, 28 दिन। इट मीन सर इसको जोड़ो तो 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 31, दैट इज 179 डेज आ रहे हैं। मतलब कोई असेट अगर इतने दिन बचे हैं, यहाँ पे डेट कौन सी आएगी? यहाँ पे डेट अगर आप कैलकुलेट करो, मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है 4 अक्टूबर। अगर कोई भी असेट 4 अक्टूबर या उसके बाद खरीदे हैं, इसका मतलब वो असेट 180 दिन से कम यूज होगी। 4 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक के बीच में अगर कोई भी असेट मैंने 4 अक्टूबर को खरीदा है, तब वो असेट 180 दिन से कम यूज हुई होगी, तब उस पर हाफ रेट रिडक्शन चार्ज होगा। और 4 अक्टूबर के पहले खरीद लिया, मान लो 3 अक्टूबर को भी मैंने कोई असेट खरीदी है, वो 180 दिन यूज हो गई, मैंने क्या बोला, लेस देन 180 डेज हो तो हाफ रेट से, अगर 180 डेज और मोर है तो फुल रेट रिडक्शन चार्ज हो जाएगा। बस यहाँ पे आपका कंसेप्ट खत्म हो चुका है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट खत्म हो चुका है। आइए क्वेश्चन के ऊपर बेटा, आइए क्वेश्चन के ऊपर आइए। बस 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 बस, परेशान नहीं होते बाबू, रो मत। डेफिशिएंट छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। सी इंटरमीडिएट लेवल में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कोई नालायकों, सी इंटरमीडिएट लेवल बहुत क्वेश्चन बनता है। चलो पढ़ो पहले डेफिशिएंट ओ, पढ़ ले भाई, डेफिशिएंट पढ़ ले। तो 4 बच्चे तो कह रहे हैं सर ये हमारी अभ्यास लीजिए, इसमें इतना ज्यादा मत पढ़ाओ। पढ़ लो, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2022, WDV एज ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 30 लाख रुपए। अब देखो देखो सर डेप्रिसिएशन यूज करने का फॉर्मेट तो बता दो। सर डेप्रिसिएशन यूज करने के लिए फॉर्मेट तो बता दो। सर फॉर्मेट क्या होता है डेप्रिसिएशन यूज करने का? ये फॉर्मेट आप लिखो, ये लो फॉर्मेट लिखिए, चलो फॉर्मेट लिखो सब लोग, हम पानी पी रहे हैं, फॉर्मेट लिखो, कोई मजाक नहीं चलेगा, फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। लिखो लिखो भाई, फॉर्मेट लिखो, हम यहीं पे हैं, लिखो फॉर्मेट।
जब आप ये फॉर्मेट लिखोगे ना फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। क्या होता है, पॉज ऑफ करके लिख लेना, ठीक है। डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज, देखो कैलकुलेट करना है ब्लॉक वाइज। अगर 15% का कोई ब्लॉक है तो 15% वाली एसेट यहाँ पे, 40% वाली यहाँ पे, अगर 5% का कोई ब्लॉक है तो ऐसे पूरा ब्लॉक वाइज पहले ड्राफ्ट कर लेना। उसके बाद लिखना डब्ल्यूडीवी एसेट, पिछले साल कितनी डब्ल्यूडीवी बची है, पिछले साल कितनी डब्ल्यूडीवी बची है, ठीक है। अब एडिशन ड्यूरिंग द, इस साल कितने नए एसेट खरीदे। कुछ एसेट होंगे जो 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किए होंगे, जिसपे फुल रेट से, देखो लिखा भी है भाई, फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कुछ एसेट ऐसे होंगे जिसपे, जिसको 180 दिन से कम यूज किए होंगे, उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर कुछ एसेट मनी पेबल, एसेट सोल्ड, मनी पेबल का मतलब क्या हुआ कि आपको मनी मिली है। कुछ एसेट ऐसे होंगे जिसके लिए आपको एसेट मिली, मतलब एसेट बेच दिए, एसेट बेच दिए तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लोगे, तो उसको माइनस कर दो। अब जो वैल्यू आएगी ना, ये सब होने के बाद ये वैल्यू आएगी ऑन 31 ऑफ मार्च 2023 हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू आती है ना डब्ल्यूडीवी ऑन 31 मार्च 2030, ये वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन होती है। अब इस वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगाना है, ये समझो। ये वैल्यू जो आती है ये बिफोर डेप्रिसिएशन होती है, इस वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना होता है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया है। तो अब आइए देखिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/2022, डब्ल्यूडीवी ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन इज 30 लाख रुपए। ओके, प्लांट एंड मशीनरी था, इट मींस ये 15% रेट वाला है। प्लांट एंड मशीनरी था, इट मींस ये 15% रेट वाला है। हाँ सर क्लियर है। उसके बाद सर बात करते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2022। सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी 8 जून को पुट टू यूज भी कर दिए, 180 दिन से ज्यादा यूज किए हैं सर, 180 दिन से ज्यादा यूज किए, फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। फुल रेट से डेप्रिसिएशन मतलब 15% के रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इसको भी। प्लांट एंड मशीनरी 15% डेप्रिसिएशन होते हैं। और सर सबसे मजे की बात, कॉशन भाई, कॉशन 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 कॉशन, मैन्युफैक्चरर है सर, इसको तो सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं। सर देखो हम एक बार आपको ना रफली ओरली सॉल्व करना सिखा रहे हैं, इधर आओ। 30 लाख पे 15%, 20 लाख पे 15% कितना आता है, जो दोनों को जोड़ दो, 50 लाख पे 15% कितना हुआ, 50 लाख का 15% सर 75,000 रुपए, 75,000 रुपए सर यहाँ डेप्रिसिएशन आ गई, 75,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 लाख का 20% निकालो, एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ निकालते हैं 20%, 20 लाख का 20% बताओ सर, 4 लाख रुपए सर एडिशनल डेप्रिसिएशन सर यहाँ पे आ गई, सर 4 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15/12/2022, सर 180 दिन से कम यूज हुआ है, इसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आएगा, तो 8 लाख का 7.5% जाएगा ना, क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुआ है, 60,000 रुपीज, 7.5% जाएगा 60,000 रुपीज। और सर यहां पे भी 8 लाख का 10% जाएगा, दैट इज 80,000 रुपए, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन होना चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% होना चाहिए। फ्लैट रेट है, कोई भी एसेट हो 20% ही मिलता है, बट 180 दिन से कम यूज हुआ है तो सर वहां पे कितना मिल जाएगा, 10% चल जाएगा। आगे पढ़ते हैं सर। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइस ऑन 2 जनवरी 2023, सर 180 दिन से कम यूज हुआ है, मैन्युफैक्चरर है। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात भी करेंगे और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी बात करेंगे, लेकिन सर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर सर प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 40% में जाता है, 40% का रेट है कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन 180 दिन से कम यूज हुआ है इसलिए 20% के रेट से ही सर जाएगा। तो सर 3 लाख का 20% होता है 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखो ब्लॉक वाइज अलग अलग करना है, 60% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑफिस प्रीमाइस में यूज हुआ है। मैंने क्या बोला था, ऑफिस 4 एक्सक्लूजन, लैंड सॉरी 4 एक्सक्लूजन क्या क्या थे, अगर आपने सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, दूसरा आपका क्या था कि अगर शिप एयरक्राफ्ट व्हीकल्स वगैरह थे, तीसरा आपका क्या था अगर आपने उसको ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया, और चौथा था कि अगर उसको ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिलता है उस प्लांट एंड मशीनरी को तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। सर अगर ये ऑफिस में इंस्टॉल्ड है तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात नहीं की जाएगी। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करें, 75,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 दैट इज 1,95,000 रुपीज यहाँ पे आ रहा है, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आप देखो तो 4 लाख प्लस 80,000,
प्लस 4,80,000 रुपीज आ रहा है। आपका डेप्शन और एडिशनल डेप्शन मिला के 6,75,000 रुपए आना चाहिए। ये सही है, बट फॉर्मेट आपको एज पर इंस्टीट्यूट ही दिखाना पड़ेगा, वरना कौन सा फॉर्मेट देखो कैसे होगा। पहले डेप्शन की अमाउंट देखो 7.5 लाख रुपए, और ये 75,000 कैसे लिख दिए हैं। 30 लाख प्लस 50 लाख का 15%, 30 लाख प्लस 20 लाख मतलब 50 लाख का 15%, 7.5 लाख। बेटा मेरी यहाँ गलती है, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ 75, ये 7.5 लाख होना चाहिए था, ये मेरी गलती है। बाकी कोई जीरो का फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर 7.5 लाख आया है, ये 60,000 भी आया है, और ये वाला 60,000 भी आया है। 40% देखो, अलग ब्लॉक बना के, मैंने क्या बताया था फॉर्मेट में, अलग ब्लॉक बना के, ठीक है, यही किए हैं। उसके बाद एडिशनल डेप्शन देखो 4,80,000, 4,80,000 दिखाया है कि नहीं दिखाया है बेटा, यही 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 बस चीजें तुमको समझनी है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या करना था, देखो कंपुटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्शन फॉर द सस्पेंडेड टीचर्स। एक बार प्रेजेंटेशन सीख लो, सॉल्यूशन आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग प्रकांड पंडित हो गए हो। पहले पहले इधर आओ, नालायक लोग, पहले पहले एक बार सीखो, पहले इस चीज को प्लीज बेटा सीख लो। पहले प्रेजेंटेशन देख लो यार, यार वहां गलती कर दोगे। प्रेजेंटेशन देखो, भागाओ मत वीडियो, इधर आओ। देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? नॉर्मल डेप्रिसिएशन किसके किसके ऊपर लगेगा? 15% 50 लाख पे। 50 लाख कहां से आ गया सर? 50 लाख की कोई फिगर ही नहीं थी सर, ये तो मेरा कांड हो गया। अरे कांड नहीं हुआ, देखो 30 लाख प्लस 20 लाख, ये वाला 50 लाख लिया है। ये देखो 50 लाख, वर्किंग नोट 1 एंड 2 अभी पढ़ा दे रहे हैं, 1 एंड 2। 50 लाख पे 7.5 लाख रुपए, 7.5%, 50% और 15% से पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, 8 लाख रुपए वाली असेट पे। इस वाली असेट पे 7.5% के हिसाब से 60,000 रुपए, और 20% असेट पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, 3 लाख का जो कंप्यूटर खरीदे है ना, उसके ऊपर आपको 60,000 रुपए लगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए इन्होंने क्या लिखा? 20 लाख पे 20%। क्यों? सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। ये देखो ओपनिंग बैलेंस 50 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हमने जो नया खरीदा उसके ऊपर फर्स्ट वन टाइम मिलता है, फर्स्ट टाइम मिलता है, फर्स्ट ईयर में मिलता है। पहली बार जब आया 20 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला हमको 20% के हिसाब से 4 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि असेट 180 डेज और मोर यूज हुआ है। और सर इस 8 लाख पे भी वन टाइम ही मिलेगा। 8 लाख का 10% मिलेगा, 80,000 रुपए। बाकी का 10%, जो बाकी का 80,000 है ना, वो अगले साल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर यहाँ पे हमको 80,000 रुपए मिल गया है। इतना ही था छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। वर्किंग नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके ये नोट्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। वर्किंग नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको नहीं भूलना है। ठीक है सर। देखिए सर, कैलकुलेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो पर्टिकुलर्स प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022 30 लाख का था, ऑलरेडी गिवन है भाई, भैया ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरे साथ पढ़ोगे ना, ऐसे पढ़ाएंगे, ओरल सॉल्यूशन करोगे आप। देखो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, ऑलरेडी दिया हुआ था। एड प्लांट एंड मशीनरी जिसको 180 दिन से ज्यादा यूज की हो 20 लाख रुपए। एड प्लांट एंड मशीनरी जिसको 180 दिन से कम यूज की हो 15 दिसंबर वाली 8 लाख रुपए। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रेमाइसेस, सर इस वाले ब्लॉक में नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी में नया ब्लॉक बनाओ ना तुरंत, 40% वाला 3 लाख रुपए। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 मार्च 2023 आ गया 58 लाख और 30 लाख। ये रिटन डाउन वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? सर ये चार्ट कुछ था ही नहीं। अब देखो ये ब्लॉक कुछ था ही नहीं, ये वाला ब्लॉक यही है जो मैंने भी आपको बताया। फॉर्मेट है भैया, ये रटा रटा है फॉर्मेट है, इस तरीके से लिख देना होता है। फिगर्स उठाओ और इस फॉर्मेट में बस डाल दो, यही ये फॉर्मेट ही है। फिगर उठाया और डाल दिया, देखो रिटन डाउन वैल्यू आ गया। अब जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा इन्हीं वैल्यूज के ऊपर आएगा, डेप्रिसिएशन इन्हीं वैल्यूज के ऊपर आएगा। तो देखो कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड द डब्ल्यूडीवी, प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज 180 डेज और मोर, 180 दिन से ज्यादा जो असेट्स यूज हुए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। सर ये 30 लाख वाली 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है, ये 20 लाख वाली 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है, मतलब सर टोटल 50 लाख की असेट 180 दिन से ज्यादा यूज हुई। इन्होंने इसको ऐसे दिखाया है। आप बेटा ओरली किए हो, और यहाँ पे देखो किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितना लंबा है ये एक पेज, फिर यहाँ पे भी आया, यहाँ तक आया, इतना इन्होंने आपको कराया है, बट आपने ओरली सॉल्व किया है। ठीक है सर। कौन सी असेट थी जो पुट यूज लेस देन 180 डेज की है? सर 8 लाख रुपए, 8 लाख के असेट सर लेस देन 180 डेज यूज था। अब आप इसको चाहो तो इस वाले ब्लॉक को बचाने के लिए मेहनत और समय यहीं पे लिख दो ना,
पुट टू यूज 180 डेज और मोर, और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। जब इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जोड़ोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, अगर उसी फॉर्मेट में बना दिए तो दोबारा ये वाला टेबल बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर जी। और कंप्यूटर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज 3 लाख रुपए। ये टेबल स्किप कर सकते हो, नहीं बनाना पड़ेगा अगर पहले ही प्रेजेंट कर दिया तो। ठीक है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन आपको पता है, लेकिन नोट्स, नोट्स लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम बता रहे हैं। देखो नोट्स, एज पर द सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 32(1)(2), सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 clause 2, where an asset acquired during the previous year is put to use for less than 180 days in that previous year, the amount of deduction allowable as normal deduction and the additional deduction would be restricted, उसको रोक दिया जाएगा to 50% of the amount computed in accordance with the prescribed percentage। इसका मतलब अगर कोई भी asset put to use 180 days से कम है, less than 180 days है, तो एडिशनल डेप्शन और डेप्शन की जो भी रेट लगती है उससे 50% कर दिया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नॉर्मल डेप्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2022 एंड कंप्यूटर इंस्टॉल्ड ऑन 2 January 2023 रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ 15 एंड 40%। नॉर्मल डेप्शन आपका क्या क्या रेट से लगा है? 7.5% और 20%। हाँ सर। And the additional depreciation on the said plant is restricted to 80,000 rupees, that is 8 लाख का 20% लग सकता था, उसका आधा 10% के हिसाब से 80,000 रुपए लगा है। इस नोट में बताओ ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था? सर ये नोट्स तो आपको पता था ना, मैंने ऑलरेडी समझाया है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया इस नोट्स के बारे में, आपको सब कुछ पता था। दूसरी बात पढ़ते हैं सर, दूसरा, as per third proviso of section 32(1) section 32 subsection 1 clause 2, the balance additional deduction of rupees 80,000 being 50% of 1,60,000 would be allowable as deduction for the assessment year 24-25। अगले साल, मैंने क्या बोला, जो एडिशनल डेप्शन इस साल नहीं मिल पाया, जो 50% नहीं मिल पाया, वो अगले साल मिल जाता है। वही बात तो लिखी है, कुछ अलग नहीं है। ये जो मैंने 40 मिनट लगा के आपको ये चीजें पढ़ाई थी ना पूरी, ये वाला ब्लॉग बताया, और ये जो 2 पेजेस मैंने करवाए हैं ना 40 मिनट लगा के, इससे सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और जहां जहां गलती करने का स्कोप था वो गलती करने का स्कोप भी मैं आपका खत्म करा दूंगा। सर तीसरा चीज क्या बोलता है? सर तीसरा चीज, एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, एडिशनल डेप्शन इज अलाउबल इन द केस ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 जनवरी 2005 is 31st March 2005 as by assessee engaged in the business of manufacture or production of any article or things at the rate 20% of actual cost of the machinery or plant। एडिशनल डेप्शन 31 मार्च 2005 के बाद से ही मिलने लगे हैं। ठीक है सर, आप जो भी क्वेश्चन करोगे पहली बार अगर असेट आएगा तो 31 मार्च 2005 के बाद ही तो आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मिलता है ना, जिस ईयर में परचेज की हो। 31 मार्च 2005 से ये लॉ आ चुका है, तो आपके लिए तो ऑटोमेटिकली अगर नया परचेज है तो एडिशनल डेप्शन आ ही जाएगा। दूसरी बात बोला, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स को मिलता है। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, किसको मिलता है? एक्चुअल कॉस्ट। क्या होता है ये भी मैंने बताया, एक्चुअल कॉस्ट टू असेसी, मार्केट वैल्यू नहीं लेते हैं, उसी को मिलता है मशीनरी और प्लांट के ऊपर। मशीनरी और प्लांट के ऊपर मिलता है, ये भी मैंने बताया था, ऑल असेट मशीनरी एंड प्लांट के ऊपर, मतलब ऑल असेट मींस वहां पे मशीनरी और प्लांट ही था, बिल्डिंग मत समझ लेना। तो मशीनरी और प्लांट पे ही मिलता है, लेकिन मशीनरी और प्लांट में भी कौन से 4 असेट्स पे नहीं मिलता है वो मैंने बता दिया। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर होती है, या फिर वो व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो, शिप हो, या तो फिर सर 100% ऑलरेडी जिसका डिडक्शन अलाउड हो, या तो फिर चौथा बताओ, अभी जिसके ऊपर केस बनना, तो चौथा बताओ, जो ऑफिस में इंस्टॉल करते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर नहीं मिलता है। हाउएवर, यद्यपि एडिशनल डेप्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, residential accommodation or in any guest house। Accordingly, additional deduction is not allowable on computer installed in office premises। इसलिए ऑफिस प्रीमाइस में जो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुआ था उसके ऊपर भी एडिशनल डेप्शन नहीं लगा है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हाँ सर एकदम मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तुरंत पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास में रोक दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ते हैं सर, आओ। A car purchased by Dr. Soman on 10th of August 2019 for 5,25,000 for personal use is brought into professional use on 1st of April 2022 by him when its market value of 2,50,000 rupees। क्या हुआ है सर? सर देखिए सीधी सी बात, नो बकवास, यहाँ पे आइए, ऊपर हुआ क्या है,
सर हुआ ये है कि इन्होंने एक कार ली थी 1 अगस्त 2019 को, मतलब 2019-20 वाले ईयर में एक कार ली थी, और उसको जुलाई 2022 को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, मतलब 2022-23 वाले प्रीवियस ईयर में इस कार को अपने बिजनेस में ला रहे हैं। हम खरीद लिए थे 2019 में ही इस कार को लिए हैं, खूब चला रहे हैं, और 2022-23 में इस कार को अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं। जब हमने इस कार को खरीदा था तो एक्चुअल कॉस्ट हमको क्या पड़ी थी? एक्चुअल कॉस्ट आपको पड़ी थी 5,25,000 रुपए। मान लो इस कार को हम खरीदे, खूब यूज भी किए, और आपको पता है ना कि जो कार अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो डिडक्शन लगेगा ही नहीं ना भाई। जो असेट बिजनेस में यूज होती है वो बिजनेस के प्रॉफिट से सिस्टमेटिकली चार्ज करने के लिए डिडक्शन लगता है। कार तो भाई साहब पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, डिडक्शन कभी लगा ही नहीं। तो जब इस कार को इन्होंने 2022-23 के अंदर बिजनेस में लाया तो इस कार के लिए एक्चुअल कॉस्ट पता है कितनी रहेगी? 5,25,000 ही रहेगी, और इस 5,25,000 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लिखा है, और आप भी कहते हो, आपका दिमाग भी कहेगा भाई आज की डेट में ये कार 5,25,000 की थोड़ी है, आज की डेट में तो ये कार मार्केट वैल्यू 2.5 लाख की है। बट मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे एक्ट ने बोला है एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी। एसएससी को 5,25,000 की कॉस्ट पड़ी थी, आज इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी अगर 5,25,000 थी तो 5,25,000 के ऊपर ही डेप्शन चार्ज होगा। इस बीच के पीरियड पे कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगा, याद रखना। गलती मत कर देना कि सर अगर बिजनेस में यूज किए होते तो इतना डेप्शन बनता तो आज ये वैल्यू बनती। ये नहीं होगा कार के केस में, वो केवल एक असेट के केस में होता है, वो भी नीचे मेंशन किया गया है, ठीक है। कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, भाई कंप्यूट कर दिए 5,25,000 कॉस्ट होगी कार की, एंड द अमाउंट ऑफ डेप्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्शन इज 15%, कार के ऊपर 15% लगता है। ओके सर, डेप्रिसिएशन निकालिए। देखिए बेटा ओरली सॉल्व करोगे आप, गलतियां नहीं होंगी तुमसे। एज पर सेक्शन 43(1) द एक्सप्रेशन एक्चुअल कॉस्ट वुड बी मीन टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट टू द असेसी। असेसी को वो कार कितने की पड़ी, आज मार्केट वैल्यू कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, असेसी को कितने की पड़ी थी। तो द कार परचेज प्राइस इज 5,25,000 रुपए, इज देयरफॉर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार टू डॉक्टर सुमन, मार्केट वैल्यू उसकी 2.5 लाख रुपए है, on the date when the asset is brought into professional use is not relevant। जब उस कार को प्रोफेशनल यूज में लिया जा रहा है, जब वो कार खरीदे 5,25 की पड़ी थी, वो पड़ी की पड़ी रह गई। अब उस कार को जब प्रोफेशनल यूज में हम ला रहे हैं ना, तो आज उसकी मार्केट वैल्यू है क्या है कोई मतलब नहीं। एक्चुअल कॉस्ट टू 5 एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी 5,25 थी, तो 5,25 पे ही डेप्शन चार्ज होगा। Therefore, the amount of depreciation on the car as per section 32 of the assessment year 23-24 would be 5,25,000 का 15%, that is 78,750 रुपीज ही होगा। इसको रिवाइज में लिख लो, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। जनरल माइंड कहता है ना कि भाई 5,25 पे क्यों लगाओगे, कार की वैल्यू तो गिर ही होगी, लेकिन गलती मत करना, गलती मत करना यहाँ पे। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यहाँ पड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, बस ये पढ़ लो छोड़ देंगे, उसके बाद रो मत सब लोग। एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 43(1) प्रोवाइडिंग फॉर द रिडक्शन ऑफ नॉमिनल डेप्रिसिएशन from the date of acquisition of asset and the personal use to the determine actual cost of the asset is applicable only in the case of building which is initially acquired for personal use and later brought into the professional use. It is not applicable in respect of other assets। मतलब सर क्या लिखा है, इन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि असेट, कोई भी असेट जो है ना वो व्यक्ति पर्सनली यूज कर रहा होता है, बाद में उसको बिजनेस में ले आता है। कोई भी असेट, जैसे कार आई ना, पहले पर्सनली ड्राइव कर रहे थे, बाद में कार को बिजनेस में ले आए, तो बहुत सी असेट ऐसी होती हैं जिसको इंसान पहले पर्सनली यूज कर रहा होता है और बाद में उसको बिजनेस में ले आता है। ऐसा होता है ना सर? हाँ सर ऐसा तो होता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि भाई साहब सारे एसेट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अगर वो कोई बिल्डिंग है, कहां गया यार, ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग पहले पर्सनल अपने घर के लिए यूज कर रहे थे, बाद में अपना ऑफिस बना लिया, गोडाउन बना लिए, तो नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। नोशनल डेप्रिसिएशन मतलब क्या, अज्यूम करो सर 2008 में बिल्डिंग हम लिए थे, ठीक है, 20 करोड़ रुपीस की 2008 में लिए थे, और हम 2022 में उसको अपने बिजनेस में ला रहे हैं, अपने प्रोफेशन में ला रहे हैं। तो 2008 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक
का जो भी नोशनल डेप्रिसिएशन होगा वो चार्ज किया जाएगा। मतलब माना जाएगा कि हम उसी दिन से अगर उसको बिजनेस में लाए होते हैं तो 10%, उसके बाद जो WDV आती है फिर 10%, फिर 10%, 10%, 10%। मतलब इस बीच में ये सोचा जाता कि अगर ये उसी टाइम प्रोफेशन में ले आया गया होता तो कितना डेप्रिसिएशन आता, उस हिसाब से भैया वहां पे आज की डेट में उसकी वैल्यू लगाई जाएगी और डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में हम क्या कहते हैं, नोशनल डेप्रिसिएशन, झूठ मूठ का दिखावे का डेप्रिसिएशन निकाले ना भाई। उतने बैक डेट में तो हम उस बिल्डिंग को अपने प्रोफेशन में लाए नहीं थे। हम ये सोचिए कि अगर हम तब प्रोफेशन में ही उस बिल्डिंग को लिए होते, पर्सनल यूज नहीं करते, तो कितना डेप्रिसिएशन बनता और आज क्या वैल्यू आती। वही वैल्यू ले लो और WDV कर दो। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए करते हैं और किसी एसेट के लिए नहीं करते हैं। इसलिए कार के लिए हमने ये काम नहीं किया। कार का 5,25,000 4 साल पुरानी वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन आज निकाले। लेकिन अगर वो इन केस ऑफ बिल्डिंग विच इज इनिशियली एक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज एंड लेटर ब्रॉट इनटू द प्रोफेशनल यूज, तभी हम क्या करते हैं, तभी सर हम डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसएससी बाय द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग, देखो, प्रोवाइडिंग फॉर रिडक्शन ऑफ नोशनल डेप्रिसिएशन। हम केवल और केवल बिल्डिंग के केस में जो पहले पर्सनल यूज में थी, बाद में प्रोफेशनल यूज में आई या बिजनेस में यूज में आई, उसके लिए नोशनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं और उसको माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट आते पे आ जाते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ी होगी इस ईयर के लिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। बिल्डिंग को छोड़ के किसी और एसेट के लिए काम नहीं किया जाता है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही रोकते हैं हम। बट डेप्रिसिएशन को मजाक में मत लेना। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए ना, इस पॉइंट्स को आप लोग पूरा अच्छे से लिख भी लेना। सारे के सारे प्लांट ऑल एसेट्स मींस, ऑल एसेट मीन प्लांट एंड मशीनरी, सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मिलता है। लेकिन सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिस जो ऑफिस में लगाए गए हो या जिस पे 100% डिडक्शन अलाउड हो उस पे नहीं मिलता है। तो ये डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो स्पेशल पॉइंट है, ब्लॉक वाइज, सेम रेट, सेम नेचर, ये सब कुछ एक बार आप लिख लेना। आपको ये पीडीएफ तो मिल ही चुका होगा, ये पीडीएफ भी मिल ही जाता है आपको, आपको पता है एप्लीकेशन पे मिल जाता है। और अगर नहीं भी मिला है भाई, अनलिमिटेड व्यूज हैं, पॉज करो लिखो, लेकिन लिख लेना, ये चार्ट जरूर से लिख लेना। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम पास में आ चुके हैं, अब आपके एग्जाम्स में टाइम लगभग 45 दिन का बचा होगा। अब जोर लगा के पढ़ते हैं, अब खूब जोर लगा के पढ़ना, मजे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और मॉक पेपर भी अभी आपके कुछ दिन बाद आएंगे, बट बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकता है। सारे मैंने चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, सिर्फ PGBP और एक छोटा सा चैप्टर और बचा है सैलरी एंड, बाकी सब कुछ के आपके वीडियोस मिल चुके हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी रीडिंग।